चलो, तो तुम्हारा SBI का चैप्टर 4 स्टार्टअप्स एंड रजिस्ट्रेशन। अब स्टार्टअप एंड रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एग्जैक्टली स्टार्टअप क्या होता है, राइट। इफ़ यू नो व्हाट अ स्टार्टअप इज, यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द स्टार्टअप वर्क्स एंड व्हाट आर द प्रोविजंस। बढ़िया, तो ये बेसिक तो तुम्हारा पहले इंट्रोडक्शन वाला पेज है, इसको रीड मार्क कर लो, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। बस स्टार्टअप्स हैं, अच्छे होते हैं, इकोनॉमी ग्रो करती है, ग्रोथ होगा। उसके अलावा बिजनेस मॉडल्स कैसे करते हैं स्टार्टअप में, क्या होता है क्या नहीं, तो कुछ वैसे बेसिक, नॉट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे मेन तुम्हें जो ध्यान रखना है वो है तुम्हारे स्टार्टअप की डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। व्हाट अ स्टार्टअप्स डेफिनेशन इज, प्लीज अंडरस्टैंड। Startup as defined by notification this dated under this, ठीक है। An entity shall be considered as a startup up to a period of 10 years from the date of incorporation। पॉइंट समझ में आ रहा है कि जब कोई कंपनी एक इनकॉर्पोरेट होती है, वो इनकॉर्पोरेशन होने के 10 सालों तक स्टार्टअप कहलाई जा सकती है, 10 सालों तक स्टार्टअप कहलाई जा सकती है। लेकिन वो जो कंपनी है वो कंपनी ही होनी चाहिए, पहली बात। इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी as defined in the Companies Act, or registered as a partnership firm जो registered, unregistered partnership firm startup नहीं हो सकता, ठीक है, और a limited liability partnership under the LLP Act in India। आया समझ, ठीक है। तो कोई भी कंपनी, कोई भी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड, कोई भी LLP, they can be called a startup for a period of 10 years। You cannot just start a company and be a startup। इफ़ यू आर अ स्टार्टअप, आपको प्रूव करना पड़ता है क्या कि मैं कोई नया काम कर रहा हूँ। मेरा कोई ऐसा मान लो एक कंपनी है बहुत सालों से चल रही है, तो उसने अपनी एक सब्सिडरी खोल दी, वो स्टार्टअप थोड़ी हुई। पॉइंट समझ में? कोई कंपनी है वो डीमर्ज हुई, अलग अलग हो गई, तो दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, वो भी स्टार्टअप नहीं हुआ। शुरू से नए सिरे से अगर काम शुरू होता है, आप एप्लीकेशन करते हो कि गवर्नमेंट हमको ना एज अ स्टार्टअप प्लीज़ एप्लीकेशन तो रिकॉग्नाइज कर लो। जब आप एज अ स्टार्टअप रिकॉग्नाइज होते हो, उसके बाद ही आपको बहुत सारे प्रोविजंस मिलते हैं जो एक स्टार्टअप को मिलने चाहिए, ठीक है। तो पहला ये हो गया। देन सेकंड, टर्नओवर ऑफ द एंटिटी ऑन फॉर एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर सिंस इनकॉर्पोरेशन हैज नॉट एक्सीडेड 100 करोड़। आप किसी भी साल में, वो 10 सालों में 100 करोड़ से ऊपर गए ही नहीं हो। अगर 100 करोड़ से ऊपर चले गए तो आप स्टार्टअप नहीं हो, ठीक है। अगला, एंटिटी इज वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस और सर्विसेज, और इफ इट इज अ स्केलेबल बिजनेस, यानी कि बिजनेस मॉडल ऐसा है जिसकी हाई पोटेंशियल है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, वेल्थ क्रिएशन है। पॉइंट समझ में आ रहा है? आपको ये सब करना पड़ेगा, आप अच्छे बिजनेस होने पड़ेंगे। ऐसे कोई चल दुकान खोल दी पान की, ऐसे थोड़ी चलेगा, स्टार्टअप नहीं बन जाता तुम, राइट। प्रॉपर तरीके होने चाहिए। आपको स्टार्टअप को इतने सारे अगर बेनिफिट्स मिल रहे हैं, एडवांटेजेस हैं कि भाई आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको ऊपर टैक्स लगेगा ही नहीं 10 साल तक। 10 साल तक नहीं, एक्चुअली होता है 3 साल होता है, बट वो 10 साल के बीच में कोई 3 सालों में आपको टैक्स नहीं लगता, ठीक है। तो ये वाला हो गया। फिर इसके बाद कितने सारे आपको स्कीम्स का पार्ट बनाया जाता है, कितने सारे आपको इनिशिएटिव्स का पार्ट बनाया जाता है। तो इट कैन नॉट बी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, राइट। यू ऑल्सो हैव टू बी कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट ना। सोसाइटी जहाँ पर आप काम करो, सबको कंट्रीब्यूट करोगे, एंड ओनली देन यू विल बी कंसिडर्ड एज अ स्टार्टअप एंड बी प्रोवाइडेड दोज बेनिफिट्स। आ रही बात, समझ आ रही? अगला अभी तुम्हारा देखो यहाँ पर है ना, तुम पन्ने पलटोगे, ये बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स हैं जो एक स्टार्टअप को हेल्प करती हैं। यहाँ पर जैसे पहले तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है, फिर फंड ऑफ फंड है, फिर क्रेडिट वाली है एक, राइट। कुछ है डिटेल्स ऑफ द वेरियस प्रोग्राम्स अंडरटेकन, उसके बाद स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान, ये सब प्लान क्यों है, राइट। तो ये बहुत सारे प्लान हैं जिनसे कुछ एक्चुअली कुछ 5 तुम याद कर लो, बाकी के नाम देखो, ठीक है। करा दूँ मैं, माफ करा दूँ। अब पहला आ जाओ, जो तुम्हारा ये स्टार्टअप इंडिया सीड फंड है ना, मिल गया। उसके ऊपर ना उस वाले पैराग्राफ के ऊपर एक डाल दो हेडिंग, फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स। फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स, फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स, ठीक है। तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड का मेन मकसद क्या था कि जो भी एंटिटीज़ हैं जो एक स्टार्टअप खोलना चाहती है, उन्हें एक फर्स्ट फंडिंग मिल जाए। फर्स्ट फंडिंग का बेसिक वो ऑब्जेक्टिव ही होता है, क्योंकि अगर एक स्टार्टअप है
तो ऑब्वियसली पीपल आर नॉट रियली बोले ना ट्रस्टिंग देम, उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता कि वो लोग सही काम करेंगे, ग्रोथ होगा नहीं होगा क्या होगा, राइट। सो इसलिए ही ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, इसीलिए उनको पहली फंडिंग मिलती है, दैट इज सीड फंड। सीड फंड इज पूरा शुरुआत करने के लिए, करेक्ट। तो तुम्हारा जो सीड फंडिंग है वहाँ पर वो वाले पॉइंट में देखो, द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड फॉर द पीरियड ऑफ 4 years स्टार्टिंग फ्रॉम 21-22 विद अ कॉर्पस ऑफ 945 करोड़। तो ये मतलब देखो आज तक ये याद नहीं करना है 945 करोड़ एक सर, इसमें बोला क्या होगा कि जो सीड फंड वाली स्कीम है ये इतनी सही स्कीम है, चालू हुई, सब कुछ लग रहा है, इसका लागू हो रहा है कि आज तक ये लोग 945 करोड़ तक की हेल्प कर चुके हैं, राइट। द स्कीम एम्स, ये मार्क करो, द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टार्टअप्स फॉर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल्स, मार्केट एंट्री एंड कमर्शियलाइजेशन। तो वो लोग आपको पैसा देंगे, इन चीज़ों के लिए पैसा देंगे, राइट। एम मार्केटिंग कर लो, बैनर बनवा लो, नहीं पैसा देंगे आपको। क्यों पैसे दे रहे हैं आपको? प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, ये पूरा स्टार्टअप फॉर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, एक पता लगे कि हमको कि आपका सच में कोई काम है, तो एक बार आपका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मिले, उसके बाद हम आपको प्रोटोटाइप के डेवलपमेंट के लिए, ट्रायल्स के लिए, मार्केट एंट्री के लिए, कमर्शियलाइजेशन के लिए पैसे दे रहे हैं, बढ़िया। द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 April 21, एक्सपर्ट एडवाइजरी कमिटी अंडर SISFS, ये जो स्कीम का ही फुल फॉर्म है, ठीक है। तो SISFS इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल एग्जीक्यूशन मॉनिटरिंग ऑफ द फंड। EAC जो है कमिटी, वो SISFS यानी कि स्कीम को ओवरसी कर रही है। इतने याद है? ये याद है, जहाँ जहाँ मैं बोल रहा हूँ वहाँ करो ना। उसके बाद EAC evaluates and selects incubators for allocation of funds under the scheme, कि EAC फिर देखती है कि कौन से स्टार्टअप को पैसा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, ऐसे सबको पैसा नहीं मिलता। आपका अगर इतना आपका है, अगर आपका काम है अच्छा है ये, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू गेट द मनी। 10 साल के बाद कौन सी कंपनी रहेगी वो तो बन ही नहीं सकती स्टार्टअप। तो 10 साल कहाँ लिखा है? ये अब तो टाइम पीरियड तो देखो फिर मैं ऊपर पढ़ रहा था ना स्टार्टअप का। हाँ तो 10 साल के बाद तो कोई भी नहीं बन पाएगी स्टार्टअप। बट अगर ये टर्नओवर 100 करोड़ से नीचे आ गए थे कब? गए साल में, अगर टर्नओवर 100 करोड़ से नीचे आ गए, वैसा नहीं होता है। आपका ये सारे पॉइंट्स फुलफिल होने चाहिए कि आप पहले 10 साल में हो, आपका टर्नओवर 100 करोड़ से नीचे है और आप ये काम कर रहे हो। अगर ये सारे पॉइंट्स फुलफिल होते हैं तो ही तुम एक स्टार्टअप हो, ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। ओनली देन यू आर स्टार्टअप। इफ यू आर स्टार्टअप देन यू विल गेट द हेल्प, अदरवाइज नॉट। 11वें साल में तो तुम काम अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करें, ठीक है। उसके बाद फंड फॉर स्टार्टअप्स, FFS स्कीम। अब ये है ना, ये अब इस स्कीम के अंदर ऐसा है तुम्हारा 4th-5th लाइन है, द स्कीम इज ऑपरेशनलाइज्ड बाय स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI, मिला। हाँ, तो अब ये स्कीम में क्या होता है ना, आप खुद लोगों को पैसा नहीं दे रहे हो क्या रहा है, हम किसी इकट्ठे एक फंड में पैसा डालते हैं और फिर वो फंड स्टार्टअप्स में पैसा डालते हैं। फंड ऑफ फंड्स, आया समझ? आपने एक फंड में पैसा डाला, उस फंड ने आगे और फंड्स में पैसा डाला। So see, the scheme is operationalized by SIDBI under FFS. The scheme does not directly invest in startup. Instead, they provide capital to SEBI registered alternative investment funds. AIF अलग-अलग funds होते हैं जिसमें आप पैसा डालते हो। AIF are different funds, alternative investment funds। वो एक फंड है जो पैसा इकट्ठा करती है अलग-अलग अपॉर्चुनिटीज ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तो आप AIF में पैसा डालते हो और वो AIF आगे अपने अलग अलग स्टार्टअप्स में पैसा डालते हैं, नोन एज डॉटर फंड्स, हु इज इन टर्न इन्वेस्ट इन मनी इन ग्रोइंग इंडियन स्टार्टअप्स इंक्लूड थ्रू इक्विटी एंड इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स। SIDBI हैज बीन गिवन द मैंडेट फॉर ऑपरेटिंग दिस फंड थ्रू सिलेक्शन ऑफ द डॉटर फंड्स एंड ओवरसीइंग द डिसबर्सल ऑफ कमिटेड कैपिटल। इसका मतलब क्या होगा कि SIDBI को अपॉर्चुनिटी दिया कि एडमिनिस्टर करो, आप AIF में पैसा डालो, AIF दूसरे स्टार्टअप में पैसा डालेगी। ये सारे काम से होगा क्या कि ये न्यू स्टार्टअप्स में पैसा जो भी पैसा जा रहा है वो प्रॉपर स्क्रूटिनी के बाद जाएगा। आपको भी नहीं पता होता कि कौन सा स्टार्टअप अच्छा है कौन सा नहीं। तो अगर AIF डाल रही है तो प्रॉपर स्क्रूटिनी के बाद जाएगी, मैनेज करेगी, उनके ऑपरेशंस को चेक करते रहेगी, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा थर्ड वाला हो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप, CGSS। क्रेडिट गारंटी स्कीम का क्या मतलब होता है कि अब ना देखो, स्टार्टअप्स जो है हर इंसान के पास है ना पैसा नहीं पड़ा है ऐसे ही खुला देने के लिए लोगों को, राइट। पर है ना स्टार्टअप्स को मेन तो पैसा ही चाहिए,
सबसे बढ़िया आप कितना भी उनको मोटिवेट कर दो, इवेंचुअली अगर उनके पास पैसा नहीं तो वो लोग क्या करेंगे, करेक्ट। तो वो लोग के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है क्या, कि वो लोन ले सके। जब एक स्टार्टअप लोन लेती है तो उनके पास कई बार कोलैटरल भी नहीं होता है, या बैंक्स को उन पर भरोसा नहीं होता है कि भाई ये वापस देंगे नहीं देंगे, तो उस चक्कर में उनको लोन भी नहीं मिलता है, राइट। तो ये सारा पंगे को ठीक करने के लिए हम एक चीज़ कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं कि नहीं यार बैंक को देख भाई, तू इसको लोन दे दे, मैं तेरे को गारंटी दे दूँ। वो गारंटी वाला कॉन्ट्रैक्ट याद है, तो हम श्योरिटी बन जाते हैं। हम ऐसा कहते हैं कि तुम स्टार्टअप को लोन दे दो, अगर ये नहीं भरा तो हम भर देंगे। इस चक्कर में उनको लोन लेना और लोन मिलना आसान हो जाता है, दैट इज क्रेडिट गारंटीज की, ठीक है। आप CGSS के अंदर रजिस्टर हो जाओ, वंस यू आर रजिस्टर्ड अंडर दैट, तो ये CGSS स्कीम के अंदर आप जो भी लोन लेते हैं उसकी गारंटी ये लोग लेते हैं। वन दे टेक द गारंटी, यू कैन गेट द लोन, स्टार्ट अप योर बिजनेस। बढ़िया। तो द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट गारंटी टू लोन एक्सटेंडेड टू DPIIT recognized startups। DPIIT is डिपार्टमेंट ऑफ वो प्रमोशन वाला ना, DPIIT का फुल फॉर्म यहाँ पर था, देखियो DPIIT का फुल फॉर्म गूगल करना है, कुछ नहीं, प्रमोशन और समथिंग समथिंग ही था, मुझे याद नहीं आ रहा। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है यहाँ पर, अब ये सारे बहुत सारे अलग अलग हैं जिसके अंदर तुम 6th पॉइंट मार्क करो, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन फॉर 3 years। सिर्फ सीखती ना तुम। अभी के लिए हाँ। सिक्स पॉइंट मार्क किया, उसमें क्या लिखा हुआ है, स्टार्टअप इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st April 2016 कैन अप्लाई फॉर इनकम टैक्स एग्जेम्पशन। The recognized startups that are granted an interministerial board certificate are exempted from income tax for a period of 3 consecutive years out of 10 years since incorporation। ठीक है, कोई पूरे 10 सालों में से कोई भी 3 साल कंसेक्यूटिवली आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। कितना टैक्स एग्जेम्पशन, पूरा 100%। ठीक है, 3 साल कंसेक्यूटिवली, एक साल ले लिया, अगले साल लग रहा है कि इनकम ज़्यादा हो रही है, इस साल ले लेते हैं, ऐसा नहीं, 3 साल कंसेक्यूटिवली मिलेगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा है इसमें से स्टार्टअप इंडिया हब, 9th पॉइंट मार्क करो। द गवर्नमेंट लॉन्च अ स्टार्टअप इंडिया ऑनलाइन हब on 19th June, which is one of its kind online platform for all stakeholders of the entrepreneur ecosystem in India to discover, connect and engage with each other. The online hub hosts startup investors, funds, mentors, academic institutions, incubators, ये सारे काम मतलब अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि आप एक दूसरे से कनेक्ट करो। अब मान लो अगर मैं कोई मार्केटिंग सर्विस के लिए मैंने कोई मार्केटिंग एजेंसी खोली है और आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी में और आपको अपनी मार्केटिंग करवानी है, हम लोग इस पार्टी में मिले, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि चल तू भी स्टार्टअप में, मैं भी स्टार्टअप में, मैं तुम्हें काम दे देता हूँ और हमने से इकट्ठा काम कर लेना है, राइट। तो ये हब्स आर स्पेसिफिकली इनक्यूबेटर्स और ऑल प्लेसेस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर सारे स्टार्टअप्स आपस में मिलते हैं, सो दैट दे कैन कनेक्ट विद पीपल। आ रहा है, अगला भी तुम्हारा है, कौन सा मार्क कर रहे हैं, 17th मार्क कर लो। ये और वो वाले ऑलमोस्ट सेम लेवल में याद रहेंगे। 17th वाला, इट्स स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक। द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेज स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक अराउंड द नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी। उस दिन को नेशनल स्टार्टअप डे होता है, उस टाइम पे एक पूरी वीक ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पर प्राइमरी गोल यही है कि अलग अलग स्टार्टअप्स हैं, इकट्ठे आए, बात करें, मिलें, जाने, राइट। ये हो गया। फिर हमारा बहुत है। नेक्स्ट तुम्हारा वो वहाँ पर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स बाय स्टार्टअप कंपनीज।
ठीक है, इसमें क्या है, विद द अमेंडमेंट द कंपनीज, ये अमेंडमेंट रूल्स डेटेड दिस, अ स्टार्टअप कंपनी हैज डिफाइंड इन नोटिफिकेशन डेटेड 15 जनवरी, बात कब करेंगे, इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, इंडस्ट्री गवर्नमेंट सो एक्टिविटी होता है 50% से ज़्यादा इशू नहीं कर सकते। अब देखो इसका यहाँ पर मतलब क्या हो रहा है, अंडरस्टैंड, कंपनीज में जब बड़ा बड़ा स्टार्टअप होता है, ठीक है, तो ना पॉइंट क्या होता है ना कि जब कोई न्यू स्टार्टअप है, सब कुछ शुरू हो रहा है, तो उनको अच्छे लोग चाहिए उनकी कंपनी में काम करने के लिए, करेक्ट। पर प्रॉब्लम क्या है कि उन लोग के पास उतने पैसे ही नहीं है ना, अभी तो काम शुरू हुआ है, तो मैं अच्छे लोग कहाँ से एम्प्लॉय करूँ, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे पंगा क्या हो जाता है ना कि आई वांट टू एम्प्लॉय न्यू पीपल बट आई डोंट हैव द मनी, देन आई विल नॉट बी गेटिंग अ गुड लेबर फोर्स। अगर मेरे पास अच्छी लेबर नहीं आएगी तो मेरा अच्छा काम नहीं होगा, मेरा अच्छा काम नहीं होगा तो अच्छा बढ़ेंगे नहीं हम आगे। इस चक्कर में हम न्यू एम्प्लॉयज़ को एक चीज़ देते हैं, क्या कि देख तू हमारे कंपनी में काम कर, हम देखो ना अभी के लिए उतनी सैलरी नहीं दे सकते, पर आज से लेकर अगर तुम हमारे कंपनी में कुछ 3-4 साल काम करते हो तो हम तुमको शेयर्स दे सकते हैं कंपनी के, दैट इज स्वेट इक्विटी। आपने हमारे कंपनी के लिए अपना खून पसीना बहाया है ना, उसकी उस रॉयल्टी, उस एफर्ट को हम प्रेज करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको शेयर्स देते हैं। दो शेयर्स आर फिक्स्ड नाउ, कि आप आज ही पता लग जाता है कि तुम्हें वो कितने किस प्राइस पर मिल रहा है, ठीक है, और तुम्हें मिल जाते हैं लेटर ऑन जब वो मार्केट प्राइस के लिए ज़्यादा होता है, करेक्ट। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स आर शेयर्स विच आर इशूड टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो भी आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करते हो, थर्ड लास्ट लाइन, may issue sweat equity shares not exceeding 50% of its paid up share capital up to 10 years from date of its incorporation or registration, ठीक है। तो स्वेट इक्विटी स्टार्टअप कंपनीज को बोला आप अपने कंपनी का जितना भी पेड अप कैपिटल है उसका 50% एज स्वेट इक्विटी दे सकते हो अप टू 10 years। हाँ कर लो बस। उसके बाद आता है रिकॉग्निशन ऑफ स्टार्टअप, रिकॉग्निशन एंड स्टार्टअप। A startup shall make an online application over mobile app or a portal। आपको अगर स्टार्टअप की तरह रिकॉग्नाइज होना है ना, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं, सिंपल है, आपको मोबाइल ऐप के थ्रू आप अपना एप्लीकेशन करो, एप्लीकेशन के अंदर अपना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कि आप इनकॉर्पोरेट हो गए हो वो, उसके अलावा आपका बिजनेस क्या है वो सारी चीज़ों का फॉर्म भरो। BPIIT में आफ्टर कॉलिंग फॉर फर्दर डॉक्यूमेंट्स आपको फर्दर डॉक्यूमेंट्स मांगेगा और आपको रिकॉग्नाइज करेगा कि एलिजिबल स्टार्टअप हो, और क्या तो रिजेक्ट कर देगा एप्लीकेशन अगर उसको सही नहीं, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड फॉर अवेलिंग टैक्स बेनिफिट्स अंडर ATIA-C, आपका ATIA-C वाले में सर्टिफिकेशन जरूरत है। अच्छा ठीक है, स्टार्टअप फर्स्ट लाइन देखो, स्टार्टअप बीइंग अ प्राइवेट कंपनी और लिमिटेड पार्टनरशिप व्हिच फुलफिल्स कंडीशंस बस ब्रैकेट क्लोज। Third last line, make an application in form 1 to the board। बोर्ड किसका? इनकम टैक्स बोर्ड का। ऊपर हेडिंग में वाला ना इंटर मिनिस्ट्रियल मार्क कर देना, ठीक है। अब वो बोर्ड जो है आफ्टर कॉलिंग फॉर थर्ड, उसकी लास्ट लाइन, द आफ्टर कॉलिंग सच डॉक्यूमेंट्स, द बोर्ड में आफ्टर कॉलिंग फॉर डॉक्यूमेंट्स एंड मेक इंक्वायरीज एज में डीम फिट, या तो ग्रांट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा, ठीक है। किसी के बारे में बात नहीं है, किसी के बारे में बात नहीं, बता रही हूँ, यहाँ तक समझ में आया, क्या हमने मार्क किया वो समझ में आया। एप्लीकेशन को ग्रांट करेगा मुझे। हाँ एप्लीकेशन पेंसिल वो पाउच वो चाहिए ही, मतलब ऐसे ही पकड़ा देते हैं आजकल। देख तो सही, तेरे क्या लगा, पकड़ नहीं पाएगी अभी। चलो, आपने पीछे एक चीज़ पढ़ी थी, याद है,
कि 10 इयर्स वाला नहीं पढ़ा था, 10 इयर्स वाला क्या था उसमें, 10 इयर्स के अंदर कोई भी 3 साल, हाँ 10 इयर्स के 10 इयर्स में कोई 3 साल में टैक्स देना पड़ेगा। हाँ राइट, वो 80 IAC है, ये 80 IAC सेक्शन, जो वो यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब मेरी बात समझो, आपको टैक्स छोड़ रहा है, टैक्स कहाँ से छोड़ता है गवर्नमेंट, कभी भी नहीं छोड़ता, राइट। तो अगर आपको टैक्स नहीं देना है और आपको इसका फ़ायदा उठाना है तो आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने बोला कि जो भी स्टार्टअप है वो अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या LLP है, पार्टनरशिप फॉर्म को नहीं बोला, जो बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल करती है उसको हम लोग ये एप्लीकेशन देंगे, वो कर सकती है एप्लीकेशन इन फॉर्म 1 along with documents to the board and the board में आफ्टर कॉलिंग फॉर सच डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन में मेक इंक्वायरी एज इट में डीम फिट, तो ग्रांट करेगा या रिजेक्ट करेगा। यहाँ तक समझ में आया कि बोर्ड जो है आप उसका एप्लीकेशन करोगे, देख भाई मुझे 3 साल टैक्स नहीं पे करना है, स्टार्टअप को अपॉर्चुनिटी मिलती है ना तो मुझे भी दे, तो बोर्ड आपसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाएगा और आपके एप्लीकेशन या तो हाँ या तो मना करेगा, ठीक है। बोर्ड में कौन है वो रहने दो। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग फॉर इनकम टैक्स एग्जेम्पशन 80 IAC, अब यही है, द स्टार्टअप शुड बी रिकॉग्नाइज, स्टार्टअप रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, आप एज स्टार्टअप रिकॉग्नाइज हो जाने चाहिए। स्टार्टअप रिकॉग्नाइज कैसे होंगे, ये पिछले पेज पे दिया था, मोबाइल ऐप से फॉर्म भरते हैं, राइट। तो आप एक रिकॉग्नाइज स्टार्टअप होनी चाहिए, आप कंपनी हो सकते हैं, LLP हो सकते हैं, ठीक है। और आपका स्टार्टअप जो है वो इनकॉर्पोरेट होना चाहिए आफ्टर 2016, बढ़िया। उसके बाद नीचे डब्बे में वो सेम लिखा है कि जो 80 IAC वाला है, स्टार्टअप इनकॉर्पोरेट ये, बट बिफोर ये 22 is eligible for getting 100% tax rebate on profit for a period of 3 years. The startup recognized under the under the Startup India policy can now claim tax benefit in 3 out of first 10 years under 80 IAC. आया? Also the annual turnover must not exceed 100 crore, ये तो स्टार्टअप की डेफिनेशन है ना। बताओ आप समझ में आया कि मिक्स हो गया सब, पता कंफ्यूज हो गया ना, कोई बात नहीं। देख हमने वो पीछे इनकम टैक्स वाला पढ़ा था 6 पॉइंट, वो तो समझ आ गया, वो समझ आ गया था मुझे। अब ये वाला बेनिफिट लेने के लिए आपको इस बोर्ड को एप्लीकेशन देनी पड़ती है, ठीक है। जब आप बोर्ड को एप्लीकेशन दोगे कि भाई मैंने ना ये स्टार्टअप हूँ, मैं कंपनी हूँ, मैं LLP हूँ, ठीक है, तो और मुझे टैक्स नहीं पे करना है वो 3 साल, तो ये रही मेरी एप्लीकेशन। वो लोग फर्दर और डॉक्यूमेंट्स बुलवाएंगे आपसे और आपकी एप्लीकेशन ये तो हाँ या तो ना करेंगे। अगर हाँ करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, अगर ना करेंगे तो आपको रीजंस देके ना कर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी एप्लीकेशन में से एप्लीकेशन देने के लिए एक क्राइटेरिया है कि अगर आपको एप्लीकेशन देनी है तो 3 चीज़ें फुलफिल करनी पड़ेंगी। आप एक रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप होने चाहिए, ठीक है, आप एक लिमिटेड लाइबिलिटी या तो LLP होनी चाहिए, प्राइवेट कंपनी या तो LLP होनी चाहिए, और आप इनकॉर्पोरेट होने चाहिए 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016 से पहले वाले लोग स्टार्टअप में नहीं हैं। सोच के देखना 16 से पहले वाला क्यों नहीं आएगा, 10 साल ही खत्म हो गए ना, आज 25 चल रहा है ना, राइट। तो अभी अब उससे भी पहले क्या बने हुए हो तो फिर कहाँ से आप लोगे एग्जेम्पशन का बेनिफिट, पॉइंट समझ में आ रहा है। एक वो हो गया, मान लो चलो 10 साल भी छोड़ दो कि ये स्कीम कब आई थी, जब आई, ठीक है, 2016 के बाद, ठीक है। यहाँ तक क्लैरिटी आई। अब उसके बाद तुम्हारा क्या है, टैक्स एग्जेम्पशन अंडर 56 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अब ये इंजर्ड टैक्स लोग ने क्या बोला है कि आपको अंडर सेक्शन 56 भी कुछ एग्जेम्पशन मिलते हैं, और इसके अंदर वाले हैं तुम्हारे, एक सेकेंड, वंस आपका जो यहाँ पर ही पढ़ो टैक्स एग्जाम्पशन 56 वाला, कि एक बार आप रिकॉग्नाइज्ड हो गए एज अ स्टार्टअप, फिर आप अप्लाई कर सकते हो इंडियन टैक्स एग्जाम्पशन के लिए, ठीक है। वंस पोस्ट गेटिंग, वही फर्स्ट लाइन ही है उसकी हेडिंग, ठीक है। पोस्ट गेटिंग रिकॉग्नाइज एज अ स्टार्टअप यू मे अप्लाई फॉर इंडियन टैक्स एग्जाम्पशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंडियन टैक्स एग्जाम्पशन 56 इज अंडर। पहला हुआ कि आपका अप्रूवल आएगा,
ठीक है, एंजल टैक्स क्या होता है वो आगे देख लेंगे, अभी के लिए प्रोसेस पढ़ते जाओ कि क्या क्या हो रहा है। पहला, स्टार्टअप जो होगा वो शैल बी एलिजिबल होगा, ठीक है, इतना मार्क करो, स्टार्टअप शैल बी एलिजिबल। सेकेंड लाइन आ जाओ सीधा, इफ इट फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है, आया। अब फर्स्ट पॉइंट, इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय DPIIT। DPIIT को ही आप एप्लीकेशन करते हो ना, तो बस इतना मार्क करो सिर्फ, इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय DPIIT। फिर इट हैज़ एग्रीगेट अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम ऑफ द स्टार्टअप आफ्टर इशू और प्रपोज्ड इशू ऑफ सच शेयर्स इफ डज नॉट एक्सीड 25 करोड़। आपका पोस्ट लिख लो, वहाँ पर आपका पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल should not exceed 25 crores, ठीक है। पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल का पूरा मतलब क्या हुआ, आपका सारा का सारा पेड अप कैपिटल प्लस शेयर प्रीमियम, ये सारी अमाउंट जो आपकी कंपनी में है, बढ़िया, वो 25 करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए, बढ़िया। अगला पॉइंट, प्रोवाइड दैट इन कंप्यूटिंग द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, शेयर इशू टू एनी फॉलोइंग पर्सन शिल नॉट बी इंक्लूडेड। अगर आपने नॉन रेजिडेंट को इशू शेयर्स दिए, पॉइंट समझ में आया, ठीक हो गए। ये मतलब कि अगर हमने नॉन रेजिडेंट्स को शेयर किए हैं, किसने शेयर किए, ये हमारी कंपनी ने, घूम गए, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि ज़्यादा वो स्लो है। अगर हमारी कंपनी ने किसी नॉन रेजिडेंट्स को शेयर किया तो हम एंजल टैक्स एग्जम्पशन के अंदर नहीं आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, आपका 25 करोड़ का पेड अप कैपिटल हो, 25 करोड़ का पेड अप कैपिटल के बारे में मैंने क्या बोला कि आपको शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो इसका मतलब आपने यहाँ पे देखो, आपने शेयर्स इशू किए होंगे, आपने जब शेयर्स इशू किए हैं तो उस टाइम पर लोग आपके शेयर्स खरीदते हैं, राइट। आपके जो शेयर्स किसी नॉन रेजिडेंट ने खरीदे हैं और आपके जो शेयर्स किसी वेंचर कैपिटल कंपनी ने या वेंचर कैपिटल फंड ने खरीदे हैं, वो गिने नहीं जाएंगे 25 करोड़, ठीक है, समझ में आया। व्हेन यू गिव शेयर्स टू पीपल, 25 करोड़ की एक लिमिट है, अगर आपका शेयर कैपिटल 25 से ऊपर है तो आप इस एंजल टैक्स वाले बेनिफिट पे लायबल नहीं हो। पर आपको जब 25 करोड़ गिन रहे हो तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई भी शेयर जो नॉन रेजिडेंट को इशू गए हैं और कोई भी शेयर्स जो वेंचर कैपिटल फंड्स को इशू किए गए हैं वो नहीं गिनते, उनके अलावा 25 करोड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये हुआ। और थर्ड पॉइंट आ जाओ अभी, इट हैज़ नॉट इन्वेस्टेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स। आपने कोई बिल्डिंग्स, लैंड, अपार्टमेंट, देयर टू रेजिडेंशियल हाउसेस नहीं खरीद रखे हो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। बी पॉइंट रैंड नहीं खरीदते हो या खरीदते हो, ना खरीदो, देखना थर्ड पॉइंट में हेडिंग क्या लिखी है, नॉट इन्वेस्टेड इन द फॉलोइंग, राइट। बिल्डिंग, लैंड, अपार्टमेंट, देयर टू बी रेजिडेंशियल हाउस अदर देन दैट यूज्ड फॉर द स्टार्टअप, ये सब ना खरीदो। बी वाला पॉइंट, लैंड और बिल्डिंग और बोथ नॉट बीइंग रेजिडेंशियल हाउस अदर देन ऑक्यूपाइड इन द स्टार्टअप, और used by it for the purpose of renting or held by it as a stock in trade in the ordinary course of business। अगर आपने कोई लैंड या बिल्डिंग खरीदी है, ठीक है, तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ अपने स्टार्टअप वाले ऑफिस में यूज़ कर सकते हो, बाकी और कोई भी तरीके से अगर आपने लैंड बिल्डिंग खरीदी है तो आप उसको, तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपने लैंड बिल्डिंग खरीदी फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, फॉर स्टॉक इन ट्रेड, फॉर ये इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, आप मान लो अगर रियल एस्टेट के काम में हो तो आप एलिजिबल नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे नॉट बीइंग रेजिडेंशियल हाउस है, नॉट बीइंग रेजिडेंशियल हाउस अदर देन, पूरा पढ़ना है यार, कोई भी रियल एस्टेट काम हो तो हम इसके अंदर, अगर मेरा काम रियल एस्टेट का घर खरीदने और बेचने का है तो मैं एलिजिबल नहीं। ऑफिस का रियल एस्टेट क्या होगा, जमीन चला, ठीक है, खुद के लिए खरीद रही हूँ मैं घर, रेजिडेंशियल हाउस, तब भी मैं एलिजिबल नहीं हूँ। अगर मैं घर खरीदने बेचने के लिए घर खरीद रही हूँ तब भी मैं एलिजिबल नहीं हूँ। ऑफिस, रियल एस्टेट, कोई भी बिल्डिंग अगर मैं खरीद के बेचने के लिए खरीद रही हूँ, स्टॉक इन ट्रेड है वो मेरा, मैं एलिजिबल नहीं हूँ। मैं बिल्डिंग सिर्फ एक पर्पज़ के लिए खरीद सकती हूँ, अगर वो मेरा ऑफिस है, खुद के ऑफिस के लिए, ठीक है। उसके बाद
बी कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड टू एनी अदर एंटिटी, आप खुद किसी और जगह पर इन्वेस्ट करो, किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करो, आपको खुद इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर कहाँ से आपको हम लगेंगे? शेयर सिक्योरिटीज आप खरीद चुके हो, मोटर व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, यार्ड्स और एनी अदर मोटर ट्रांसपोर्ट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ विच एक्सीड्स 10 लाख रुपए. Other than that, in the ordinary, other than that held by startup for planning, hiring, leasing or stock in trade in the ordinary course of business. आया समझ कि आपने अपने बिजनेस के लिए मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट, यार्ड और ये सब खरीदा है, ठीक है, मोटर ट्रांसपोर्ट खरीदा है, वो आपने अपने बिजनेस के लिए खरीदा है जिसका एक्सपेंस 10 लाख से ऊपर है. अगर आप ये खरीद रहे हो खुद के पर्पस के लिए, आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है. पर अगर आप ये सब खरीद रहे हो इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस टू बाय एंड सेल, फिर आप एलिजिबल हो. आया समझ? फिर गड़बड़ नहीं हुए फिर. मतलब मोटर व्हीकल वगैरह को हम सेल परचेज के लिए खरीद सकते हैं, मतलब बिल्डिंग को नहीं खरीद सकते सेल परचेज के गलत लिए. हो गया रूम चल गड़बड़. मेरा आधा ही दिमाग चल रहा है. To bring a residential house other than that used for the startup for the purpose of renting or held by the stock equity or rental service. ठीक है, residential house. और अगर landlord building not being a residential house other than that occupied by the startup for its business or by it for purpose of renting or held by the stock equity. ऐप तो वैसे क्या होना चाहिए? उल्टा हो रहा है ना. ठीक होना चाहिए कि रेजिडेंशियल के लिए हम नहीं खरीद सकते और उसको नहीं माना जाएगा, बट हम अगर सेल परचेज के लिए कर रहे हैं या फिर अगर ऑफिस काम के लिए कर रहे हैं तो अलाउ है. कुछ उल्टा है. स्टेटमेंट कर लियो. कौन सा लग रहा है? क्या करना?